हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 11 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 को कवर किया था और आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि न्याय क्या होता है, न्याय क्यों जरूरी है और एक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर आप अपने नोट्स को ले सकते हैं। ये जो आपके नोट्स रहने वाले हैं, ये नोट्स आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, इनका आपका किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर आप अपने नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे न्याय क्या है इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्याय, जिसे हम इंग्लिश में जस्टिस भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, न्याय हमारी वो व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार प्राप्त हो और समाज में सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार यानी कि जो उसके राइट्स है वे मिलने चाहिए और उसके साथ बिना किसी पक्षपात के समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसी को ही हम न्याय कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिलता या उसके साथ भेदभाव होता है तो उसे न्याय नहीं कहा जाएगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिएगा दो विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। तो अगर दोनों विद्यार्थी एक जैसी मेहनत करे और शिक्षक केवल अपने पसंदीदा छात्र को अंक दे दे, मान लो उसका जो पसंदीदा छात्र है वो है ए, तो अगर वो केवल ए को 70 अंक दे दे और बी को 60 अंक दे दे, लेकिन दोनों की मेहनत इतनी है, दोनों ने लिखा इतना ही है, तो भाई ये हमारा न्याय नहीं बल्कि अन्याय कहलाएगा। लेकिन अगर अपनी पसंद नापसंद को साइड में रखकर दोनों को 70 नंबर देते हैं तो ये हमारा न्याय कहलाएगा। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो हमारा आता है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं और परंपराओं ने न्याय के महत्व को स्वीकार किया है। लेकिन भाई हर किसी ने, अलग अलग सभ्यता ने, अलग अलग परंपरा ने न्याय को अपने अपने तरीके से समझाया है। यानी कि दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति, इन्होंने सबने न्याय को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, लेकिन हर समाज, हर विचारक, सभी ने अपने अपने तरीके से न्याय को परिभाषित किया है। किसी ने न्याय को धर्म से जोड़ा, किसी ने नैतिकता से जोड़ा और किसी ने समानता और अधिकारों से। यानी कि न्याय का जो महत्व है वो सभी मानते हैं, लेकिन उसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें अपने प्राचीन भारत के बारे में, तो भाई प्राचीन भारत में जो न्याय था, जो जस्टिस था, उसे धर्म यानी कि रिलीजन से जोड़ा गया था। यानी कि प्राचीन भारत में न्याय का जो आधार था वो धर्म माना जाता था। तो यहाँ पर धर्म का जो अर्थ था वो केवल पूजा पाठ नहीं था। यहाँ पर धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि सही आचरण और अपने कर्तव्यों का पालन करना भी प्रमुख धर्म, प्रमुख कर्तव्य भी माना जाता था। तो वही उस समय ये माना जाता था कि राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो होता है समाज में न्याय और शांति को बनाए रखना। यानी कि जो हमारे पूरे समाज की सामाजिक व्यवस्था होती है उसको बनाए रखना राजा का धर्म या राजा का प्रमुख कर्तव्य भी माना जाता था। तो ये तो बात करी हमने अपने प्राचीन भारत की। अगर हम बात करें चीन के अकॉर्डिंग, तो भाई जो चीन के दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, तो ये जो कन्फ्यूशियस थे इन्होंने न्याय को अलग तरीके से परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि अगर आपको न्याय लाना है तो उसमें अच्छे लोगों को पुरस्कार और बुरे लोगों को दंड दो। यानी कि कन्फ्यूशियस का मानना था कि न्याय तभी स्थापित होगा जब अच्छे काम करने वालों को सम्मान और पुरस्कार मिलेगा और गलत काम करने वालों को उचित दंड मिलेगा। तो इससे क्या होता है भाई, इससे समाज में जो लोग हैं वे अच्छे कार्य करने के लिए भी प्रेरित होते हैं और हमारे अपराध भी कम होते हैं। ये थे हमारे चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार। अगर हम बात करें यूनान के दार्शनिक प्लेटो के अनुसार, तो प्लेटो आप सभी जानते होंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। तो उनकी एक पुस्तक थी द रिपब्लिक। तो इस पुस्तक में उन्होंने न्याय के बारे में बताया है। यानी कि जो हमारे महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो थे, उन्होंने द रिपब्लिक पुस्तक में बताया कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए और उसमें न्याय की क्या भूमिका होती है। तो आज भी अगर आप देखें, आज भी प्लेटो के जो विचार है वे हमारे राजनीतिक विज्ञान में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि न्याय का जो अर्थ है वो प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना और सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना है। तो प्राचीन भारत, चीन और यूनान जैसी जो सभ्यताएं हैं और जो यहाँ के विचारक है, इन्होंने न्याय को समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता माना। भले ही सबने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या करी, लेकिन सभी के अनुसार ही जो न्याय है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि न्याय या जस्टिस आखिर होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले भाग के बारे में,
जिसमें हम बात करेंगे सुकरात के अनुसार न्याय को लेकर। यानी कि जो हमारे सुकरात है वे कौन थे और उन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार दिए। तो भाई जो हमारे ये सुकरात है ये हमारे यूनान के एक महान दार्शनिक थे। तो उन्होंने न्याय के बारे में ऐसे विचार दिए जो आज भी लोकतंत्र और कानून की नहीं माने जाते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि सुकरात आखिर कौन थे। तो सुकरात के शिष्यों का मानना था कि अन्याय करने वाले लोग कई बार अधिक सफल दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपना कानून तोड़कर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। यानी कि सुकरात के जो कुछ शिष्य है वे कहते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं, कानून तोड़ते हैं और दूसरों का हक छीनते हैं, वे कई बार आपको जीवन में सफल दिखाई देंगे। तो उन्हें लगता है कि जो ईमानदारी है उसकी तुलना में जो बेईमान लोग हैं वे जल्दी लाभ कमा लेते हैं। जैसा कि आप अपनी आज की लाइफ में भी देखें, जो व्यक्ति झूठ कपट से पैसा कमा रहा है उसके पास ज्यादा पैसा है, जो व्यक्ति बेचारा अपनी मेहनत कर रहा है उसके पास कम पैसा है। तो भाई यहीं पर जो हमारे सुकरात थे, उन्होंने सुकरात के जो शिष्य थे उन्होंने तो कहा कि भाई जो हमारा कानून तोड़ेगा, गलत काम करेगा, दूसरों का हक छीनेगा वो सफल होगा। तो उन्हें यही लगता था कि जो ईमानदार लोग हैं वे बेईमान लोगों की तुलना में कम कमाते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप मान लीजिएगा एक उदाहरण देखिएगा, मान लो अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देकर गलत तरीके से नौकरी पाले तो कुछ समय के लिए वो सफल दिखाई दे सकता है, यानी कि उसने गलत काम किया जिसका बेनिफिट उसे सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन जो हमारे सुकरात आए उन्होंने अपने इस शिष्यों के जो विचार थे उनका विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए कानून तोड़ने लगे तो हमारा जो समाज है वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा, कभी भी सेफ नहीं रहेगा। यानी कि सुकरात की जो सोच थी वो उनके शिष्यों की सोच से बिल्कुल अपोजिट थी। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए कानून तोड़ने लगे तो समाज में जो अराजकता है वो फैल जाएगी, किसी का जीवन, किसी की संपत्ति या किसी का अधिकार कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसीलिए समाज को सुरक्षित रखने के लिए कानून का जो पालन है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई समाज और प्रत्येक व्यक्ति के दीर्घकालीन हित के लिए कानून का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है और न्यायपूर्ण व्यवहार भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गलत रास्ता अपनाकर थोड़े समय का लाभ मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे पूरे समाज का जो नुकसान है वो हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए और हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। तो यही हमारे समाज और देश के विकास के लिए एक सही रास्ता है। तो भाई जो सुकरात है वे कहते हैं कि न्याय का जो अर्थ है वो केवल अपने दोस्तों का भला करना ही नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना नहीं भी है। यानी कि न्याय का मतलब केवल अपने लोगों की मदद करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सच्चा जो न्याय होता है वो हमेशा निष्पक्ष होता है। यानी कि न्याय करते समय ये नहीं देखा जाता कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो हमारे सुकरात है वे कहते हैं कि एक जो न्यायपूर्ण शासक होता है या एक जो न्यायपूर्ण सरकार होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पूरे समाज और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना। यानी कि जो एक अच्छी सरकार होती है वो किसी एक वर्ग, जाति, धर्म यानी कि किसी एक के लिए काम नहीं करती। इसका जो उद्देश्य होता है वो पूरे देश को, सभी नागरिकों को समान रूप से उनका विकास करना और उनका कल्याण करना होता है। तो यही हमारे एक न्यायपूर्ण सरकार की पहचान भी है। लेकिन भाई जो हमारा न्याय है उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार, मेहनत और आवश्यकता के अनुसार उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। किसी का हक छीनकर दूसरों को देना न्याय नहीं है। न्याय का जो मतलब है वो ये है कि हर व्यक्ति को उतना मिला जितने की वास्तव में वो अधिकारी है, जितनी उसने मेहनत करी, जितना उसने परिश्रम करा उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट यही था हमारा सुकरात के अनुसार न्याय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है न्याय के विभिन्न दृष्टिकोण। तो भाई अब हम समझेंगे हमारे न्याय के विभिन्न दृष्टिकोण को लेकर। तो जैसे कि अभी हमने सबसे पहले देखा था कि अलग अलग समय और अलग अलग विचारकों ने न्याय को किस तरीके से समझाया, तो उसी को ही हम समझ लेते हैं कि जो हमारा न्याय है उसमें अलग अलग संदर्भ में न्याय के क्या क्या दृष्टिकोण है। तो आप सभी जानते हैं न्याय का जो अर्थ है वो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करना। यानी कि हर व्यक्ति के साथ बिना किसी पक्षपात के सही और उचित व्यवहार किया जाए। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसकी धर्म, उसके लिंग, उसकी भाषा या उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखें, मान लो अगर दो विद्यार्थी एक जैसी मेहनत कर रहे हैं तो दोनों का जो मूल्यांकन है वो भी निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। तो यही हमारा न्याय होगा। तो भाई अलग अलग समय और अलग अलग जो सभ्यता आई उनके जो विचारक थे
उन्होंने न्याय को अलग अलग तरीके से बताया। यानी कि इतिहास के अलग अलग समय में अनेक महान विचारकों के ने न्याय के बारे में अपने अपने विचार दिए। तो किसी ने न्याय को धर्म से जोड़ा, किसी ने नैतिकता से जोड़ा, किसी ने समानता, स्वतंत्रता और अधिकार से जोड़ा। यानी कि न्याय का जो उद्देश्य है वो एक ही रहा, लेकिन उसे समझाने का जो तरीका था वो अलग अलग था। जैसे कि आप देखें, जो हमारा पुराना समय था उसमें तो जो न्याय था उसका जो संबंध था वो था नैतिकता, धर्म और सामाजिक व्यवस्था से। लेकिन जो हमारा आधुनिक समय आया, इसमें न्याय का जो संबंध आया वो है समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और मानव गरिमा। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले के समय में न्याय का अर्थ था धर्म का पालन करना, नैतिक जीवन जीना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन आज के समय में न्याय का जो अर्थ है वो केवल इतना ही नहीं है। आज जो न्याय का मतलब है वो है हर व्यक्ति को समान अधिकार, स्वतंत्रता, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। यानी कि समय के साथ न्याय की जो सोच है और उसका जो दायरा है वे दोनों ही बढ़ गए हैं। अब अगर हम बात करें न्याय के उद्देश्य के बारे में, तो भाई न्याय का उद्देश्य है समाज में शांति, समानता, व्यवस्था और मानव कल्याण लाना। यानी कि न्याय का जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल अपराधियों को दंड देना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर शांति हो, सभी लोगों को समान अवसर मिले, कानून व्यवस्था बनी रहे और हर व्यक्ति का कल्याण हो। तो यही कारण है कि जो न्याय है वो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव भी मानी जाती है। तो स्टूडेंट, ये तो हमने न्याय का अर्थ, अलग अलग समय में न्याय के बारे में और न्याय के उद्देश्य को समझा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे न्याय के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो न्याय है इसके हम 4 दृष्टिकोण पढ़ेंगे। कौन कौन से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम प्राचीन समय में जो प्राचीन भारत था उसमें जो न्याय था उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा आएगा वो आएगा कन्फ्यूशियस को लेकर, जो कि हमारे चीन की एक व्यवस्था थी, उनके अनुसार न्याय को लेकर। और तीसरी जो हमारी आएगी वो आएगा हमारा ग्रीक दृष्टिकोण, कि जो ग्रीक दृष्टिकोण है इसने न्याय को किस तरीके से परिभाषित किया। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो आएगी वो आएगी हमारी आधुनिक समझ, यानी कि आज के समय में जो हमारा न्याय है वो क्या है और किस तरीके से हम उसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे पहले उपविषय को समझेंगे, जिसमें हम बात काम करेंगे प्राचीन भारतीय संदर्भ में न्याय के बारे में। तो भाई जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में जो न्याय की अवधारणा थी वो क्या थी और उस समय राजा का कर्तव्य क्या माना जाता था उसको हम समझेंगे। तो भाई प्राचीन भारत में न्याय का जो आधार था वो था धर्म, यानी कि रिलीजन। यानी कि प्राचीन भारत में न्याय का जो निर्णय था वो कानून के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर लिया जाता था। वहां माना जाता था कि अगर समाज में धर्म के अनुसार कार्य हो गए तो भाई जो न्याय है वो अपने आप ही बन जाएगा और समाज में जो शांति है वो बनी रहेगी। तो यहाँ पर जो धर्म था उसका अर्थ केवल धार्मिक आस्था ही नहीं था, उसका अर्थ था कर्तव्य, नैतिकता और उचित आचरण। यानी कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या किसी विशेष धर्म को मानना नहीं था। धर्म का अर्थ था कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया जाए, नैतिक मूल्यों का सम्मान किया जाए और हमेशा सही और उचित व्यवहार किया जाए। यानी कि प्राचीन भारत में धर्म का जो अर्थ था वो अच्छा चरित्र के साथ साथ अच्छा आचरण भी था। तो उस समय का जो राजा होता था उसका जो प्रथम कर्तव्य होता था वो होता था सभी लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना और धर्म के अनुसार शासन करना। यानी कि उस समय राजा से ये अपेक्षा की जाती थी कि किसी के साथ भी पक्षपात ना हो। राजा को अमीर, गरीब, ऊंच नीच या किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो यही हमारे एक आदर्श राजा की पहचान भी मानी जाती थी। तो उस समय के न्याय का जो उद्देश्य था वो था समाज में शांति, व्यवस्था और लोक कल्याण बनाए रखना। यानी कि प्राचीन भारत में न्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य था लोगों को सुखी और सुरक्षित रखना। तो जब हमारे समाज में न्याय होता है तभी लोग नियमों का पालन करते हैं, जिससे कि अपराध कम होते हैं, शांति बनी रहती है और पूरे समाज का कल्याण होता है। तो इसी कारण से जो न्याय है उसको अच्छे शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी माना जाता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि प्राचीन भारत में न्याय का जो आधार था वो धर्म था और धर्म केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि कर्तव्य और नैतिकता भी था। तो राजा का जो कर्तव्य होता था वो धर्म के अनुसार शासन करना होता था और निष्पक्ष व्यवहार करना होता था, ताकि जो हमारा समाज है उसमें शांति, व्यवस्था और लोक कल्याण भी बना रहे। तो ये तो हमने समझा कि प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था कैसी थी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कन्फ्यूशियस के दृष्टिकोण को लेकर। तो भाई यहाँ हम समझेंगे कि जो हमारे चीन के महान दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, वे न्याय के बारे में क्या सोचते थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें
कि जो कन्फ्यूशियस थे वे हमारे चीन के महान दार्शनिक थे, यानी कि चीन के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित विचारकों में से वे गिने जाते हैं। तो उन्होंने लोगों को सिखाया कि एक अच्छा जो समाज होता है वो केवल कानूनों से ही नहीं बल्कि अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों से बनता है। यानी कि वे कहते हैं कि न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि नैतिक आचरण और सद्गुणों से स्थापित होता है। तो कन्फ्यूशियस का मानना यही था कि केवल कानून बनाने देने से समाज में जो न्याय है वो स्थापित नहीं हो सकता। तो जब लोग ईमानदार होंगे, सच्चाई का पालन करेंगे और अच्छे चरित्र के साथ जीवन जिएंगे, तभी हमारा जो वास्तविक न्याय है वो स्थापित होगा। यानी कि न्याय की जो शुरुआत है वो इंसान के अच्छे व्यवहार से होती है। तो वे कहते थे कि अगर जो शासक है, जो कि शासन करता है, वो ईमानदार, न्यायपूर्ण और नैतिक होगा तो जो जनता है वो भी उसका अनुसरण करेगी। तो भाई यानी कि अगर देश का राजा या शासक स्वयं ईमानदार और न्याय करने वाला होगा तो जनता भी उससे प्रेरणा लेके अच्छे रास्ते पर चलेगी। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण देखिएगा, मान लीजिएगा अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल और शिक्षक दोनों ईमानदारी से नियमों का पालन करते हैं तो जो विद्यार्थी है वो भी उनसे अनुसरण करेगा, उनसे ही सीखेगा। इसी तरीके से जो एक अच्छा शासक है वो भी पूरे समाज के लिए आदर्श बनता है। जैसे कि हमारा जो आज का समय है उसमें एक जो मुहावरा है वो बहुत ही फेमस है। उसमें कहते हैं, आपके माता पिता ने भी कहा होगा कि बच्चे जैसे आचरण में रहते हैं, जैसे सोच में रहते हैं, जैसे पर्यावरण में रहते हैं, वैसे ही वे सीख। यानी कि अगर एक चोर का बच्चा है तो वो चोरी करना सीखेगा और अगर एक शिक्षक का बच्चा है तो वो पढ़ाई के महत्व को समझेगा। यानी कि जो हमारे शासक है उनके ऊपर ही हमारी जनता डिपेंड करती है। जैसे शासक होंगे वैसे ही हमारी जनता होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कर्तव्य, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव पर भी विशेष बल दिया। यानी कि कन्फ्यूशियस चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे, अनुशासन में रहे, समाज में प्रेम, सहयोग और शांति बनाए रखे। तो उनका विश्वास यही था कि जब लोग अपने कर्तव्य निभाएंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी हमारे समाज में सद्भाव और न्याय स्थापित होगा। तो ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि कन्फ्यूशियस ये कहते हैं कि न्याय कानूनों से ही नहीं बल्कि ईमानदारी, नैतिक आचरण और कर्तव्य पालन से आता है। तो अगर शासक न्यायपूर्ण होगा तो जनता भी उसका अनुसरण करेगी, जिससे कि समाज में शांति और सद्भाव भी बना रहेगा। तो यही था हमारा कन्फ्यूशियस का दृष्टिकोण न्याय को लेकर। अब हम हमारे अगले उपविषय ग्रीक दृष्टिकोण के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें हम समझेंगे जो हमारा यूनान था, यूनान में जो ग्रीक था उसके एक महान दार्शनिक थे प्लेटो। तो उन्होंने न्याय के बारे में क्या बताया और उनके साथ एक का नाम और लिया जाता है, वह है हमारे अरस्तु। तो यहाँ पर हमें प्लेटो और अरस्तु दोनों न्याय के बारे में क्या सोचते हैं इसको समझना है। तो भाई जो हमारे यूनान के दार्शनिक थे प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने न्याय पर गहराई से विचार किया। यानी कि पहले हमारे प्लेटो और दूसरे हमारे अरस्तु, इन्होंने न्याय की अवधारणा को समझाया। तो आज भी ये जो दोनों विचारक है इनके जो विचार है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में इनका अध्ययन भी किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि जो प्लेटो थे उन्होंने न्याय को किस तरीके से परिभाषित किया। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य ईमानदारी से करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका अर्थ है कि प्लेटो कहते थे कि समाज का हर व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी योग्यता इनके अनुसार कार्य करे। यानी कि जब हर व्यक्ति अपनी कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा और दूसरे के काम में कोई भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा तब हमारे समाज में न्याय और व्यवस्था बनी रहेगी। जैसे कि आप देखिए, अगर एक शिक्षक है, टीचर है, तो भाई उसका काम है ईमानदारी से पढ़ाना। डॉक्टर है तो उसका काम है ईमानदारी से सही इलाज करना। और जो एक न्यायाधीश है उसका काम है निष्पक्ष निर्णय देना। तो अगर सब अपने अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे, कर्तव्य से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तभी हमारा जो पूरा समाज है वो अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये तो था प्लेटो के अनुसार। अगर हम बात करें अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु कहते हैं कि न्याय का जो अर्थ है वो है सभी लोगों को उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार उचित व्यवहार मिलना। यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ उनकी परिस्थितियों के अनुसार उचित व्यवहार करना। यानी कि प्लेटो कहते थे, अरस्तु कहते थे कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना उचित नहीं है, बल्कि जिनकी परिस्थितियां समान है उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और जिनकी परिस्थितियां अलग है उनके साथ उनकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यही हमारी एक न्यायपूर्ण समानता भी कहलाती है। तो अगर आप इसका आज के समय में रिलीवेंस देखें, आज के समय में इसकी महत्ता देखें, तो आपकी जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसका एक उदाहरण मिलेगी। इसमें जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं
कि ये जो दोनों विचारक थे, इन्होंने न्याय को सद्गुण और आदर्श समाज की आधारशिला मानी। यानी कि जो हमारे प्लेटो और अरस्तु थे, इन दोनों का ही मानना था कि किसी अभी आदर्श पहचान की जो आदर्श राज्य की जो पहचान है वो उसके न्याय से होती है। यानी कि जहां पर न्याय होगा वहां पर शांति होगी, कानून का सम्मान होगा और सभी लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करेंगे। तो इसी वजह से न्याय को एक अच्छे समाज की सबसे बड़ी नींव भी माना जाता है। तो ओवरऑल अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे ग्रीक दृष्टिकोण थे, यूनान के दार्शनिक थे, उन्होंने न्याय को किस तरीके से परिभाषित किया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे न्याय की आधुनिक समझ के बारे में। यानी कि आज के लोकतांत्रिक समाज में जो न्याय है उसका क्या अर्थ है, इसको हम समझ लेते हैं। तो भाई आज के समय में जो न्याय है उसका अर्थ कानून का पालन करना ही नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और मानव अधिकार के मानव गरिमा की रक्षा करना भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज के समय में न्याय केवल अपराधी को सजा देना ही नहीं है या कानून का पालन कराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान स्वतंत्रता मिले और मानव गरिमा और सुरक्षित जीवन मिले। यानी कि न्याय का जो उद्देश्य है वो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना भी है। तो आज का जो हमारा समाज है उसमें नागरिकों के समक्ष समानता, समान अवसर और मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी कि लोकतंत्र जो है उसकी नजर में हर एक नागरिक कानून की नजर में बराबर होता है। तो सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। साथ ही जो संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वे भी हमें सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का हो, तो कानून के लिए जो वे दोनों व्यक्ति है वे दोनों समान होंगे। यानी कि वो किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेगा। इसी के साथ साथ आज के समय का जो न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को भी कम करता है। यानी कि आज जो न्याय है वो केवल अदालतों को तक ना रहकर वो ये भी चाहता है कि समाज में गरीबी कम हो, भेदभाव समाप्त हो और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। यानी कि न्याय का जो उद्देश्य है वो समाज को और अधिक समान और न्यायपूर्ण बनाना भी होता है। तो आज के समय के जो हमारे आधुनिक विचारक है, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है स्टूडेंट्स, वे हमारे जॉन रॉल्स का आता है। तो जो जॉन रॉल्स थे, इन्होंने न्याय को निष्पक्षता के रूप में समझाया और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा पर बल दिया। यानी कि आधुनिक विचारक जॉन रॉल्स का मानना था कि न्याय हमारा तभी सच्चा होगा जब समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि समाज के नियम और नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को लाभ मिले, विशेषकर उन लोगों को जो पहले से कमजोर स्थिति में है। तो इसी सोच को न्याय के रूप में निष्पक्षता यानी कि जस्टिस एज फेयरनेस भी कहा जाता है। तो जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हमारी इनसे ही प्रेरित है। तो स्टूडेंट, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आज के समय में न्याय क्या है, प्राचीन समय में क्या था, ग्रीक विचारकों के अनुसार क्या था और कन्फ्यूशियस के विचार में क्या था। तो ये तो हमने न्याय के दृष्टिकोण समझे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सामाजिक न्याय को लेकर। तो भाई जो हमारा न्याय होता है ये हमारा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि आप देखिए, सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया। तो इसी तरीके से हमारे अलग अलग न्याय होते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है और वो हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सामाजिक न्याय है वो आखिर होता क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो भाई सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने, आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। अगर किसी स्कूल में सभी विद्यार्थी को बिना जाति, बिना धर्म और बिना उसकी आर्थिक स्थिति देखे समान सम्मान और पढ़ने का अवसर मिले, तो ये हमारे सामाजिक न्याय का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका जो संबंध होता है वो केवल व्यक्तिगत जीवन से ही नहीं बल्कि समाज के लोगों के अधिकार, अवसर और उचित वितरण से भी होता है। यानी कि जो हमारा सामाजिक न्याय है वो एक व्यक्ति तक न रहकर बल्कि पूरे समाज तक आता है कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, शिक्षा, रोजगार, धन सभी का न्यायपूर्ण वितरण हो। यानी कि समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी के साथ भी अन्याय ही ना हो। तो वही हर कोई इंसान अपने लिए और कुछ हद तक दूसरों के लिए भी न्याय चाहता है, क्योंकि जो हमारा समाज है उससे एक न्याय ही ऐसा की पॉइंट है
जिससे कि शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। यानी कि भाई न्यायपूर्ण समाज हमारा सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो भाई जिस तरीके से प्रेम है उसको हम आसानी से स्पष्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से हमारा न्याय भी है। न्याय की कोई भी सरल परिभाषा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो न्याय है वो हमें ये समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवहार में क्या अंतर होता है वो हम न्याय के जरिए ही समझ पाते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक न्याय के उद्देश्य के बारे में, तो भाई इसका उद्देश्य होता है समाज में समानता, मानव गरिमा और सामाजिक दायित्वों का उचित एवं निष्पक्ष वितरण। यानी कि सामाजिक न्याय का जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले, उसके अधिकार सुरक्षित हो और सभी का विकास हो। तो जब हमारे समाज में समानता, सम्मान और न्याय होगा तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो इसीलिए जो न्याय है वो एक महत्वपूर्ण विषय भी बन जाता है, क्योंकि इससे हमें पता है चलता है कि समाज में जो अधिकार है, जो अवसर है और जो संसाधन है ये किस प्रकार से बांटे जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे। तो भाई ओवरऑल हमने इसमें यही समझा कि जो हमारा सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो क्या है, न्याय के सिद्धांत क्या है, न्यायपूर्ण वितरण क्या है, जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है और सामाजिक न्याय के स्थापना के उपायों का अध्ययन क्या है। तो ये हमें समझने हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, कुछ हमारे बाकी है। तो यही था हमारा सामाजिक न्याय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। तो भाई हमारे सामाजिक न्याय का पहला सिद्धांत है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। यानी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता, संपत्ति, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। यानी कि समाज के हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकार, जैसे कि राजनीतिक अधिकार में आप देख सकते हैं मतदान करना आ गया, तो ये सभी समान रूप से मिलने चाहिए। तो किसी को भी उसके धर्म, उसकी जाति या उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो भाई सभी लोगों के साथ समान व्यवहार का मतलब यही हुआ कि किसी के साथ भी उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कानून के समक्ष जो समानता और समान अधिकार है वो उसको प्राप्त होने चाहिए। जैसे कि आप देखें, मान लीजिएगा अगर दो लोगों की परिस्थितियां समान है तो उनके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसकी धर्म, उसकी भाषा, इनके आधार पर अलग व्यवहार करना अन्याय कहलाता है। यानी कि न्याय का जो पहला नियम है वो है भेदभाव नहीं बल्कि समान व्यवहार करना। तो भाई किसी भी व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो उसके कार्य, योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए, ना कि उसके जन्म से और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से। यानी कि उसकी जो पहचान है वो उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम, उसके मेहनत और योग्यता से होनी चाहिए। जैसे कि आप एक उदाहरण देख लीजिएगा, मान लीजिएगा दो छात्र है, छात्र ए और छात्र बी, दोनों परीक्षा में बैठते हैं तो उनके जो अंक है वो उनकी उत्तर पुस्तिका देखकर दिए जाने चाहिए, ना कि ये देखकर कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये एससी में आता है, ये ओबीसी में आता है। तो ये चीज आपको नहीं देखनी है। तो अगर अलग अलग जातियों के दो व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। यानी कि जाति के आधार पर जो वेतन है उसमें भी अंतर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखें, मान लो अगर दो लोग हैं, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों की जो सैलरी है वो बराबर होनी चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर किसी को कम देना और किसी को ज्यादा देना हमारे न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। और इसी के साथ साथ उनके लिंग के आधार पर भी, जैसे कि आप देखिए पुरुष और महिला हो गई, तो भाई अगर दोनों, मान ले कोई शिक्षक है, एक पुरुष शिक्षक है, एक महिला शिक्षक है, तो दोनों समान कार्य कर रही है तो दोनों को जो वेतन है, जो सैलरी है वो भी समान मिलनी चाहिए। तो भाई लिंग के आधार पर भी जो भेदभाव है वो भी हमारे न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो यानी कि अगर एक पुरुष शिक्षक और एक महिला शिक्षिका एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। केवल पुरुष या महिला की वजह से वेतन में जो अंतर है वो गलत होगा और वो अन्यायपूर्ण होगा। तो भाई समान लोगों के साथ समान व्यवहार का उद्देश्य यही होता है कि समाज में जो समानता, निष्पक्षता और मानव गरिमा है वो बनी रहे। यानी कि एक ऐसा समाज बनाना जहां पर सभी लोगों को समान सम्मान मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो और हर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे। तो यही हमारे सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत नींव भी मानी जाती है। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा सामाजिक न्याय। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है समानुपातिक न्याय को लेकर। अब हम समझ लेते हैं कि जो समानुपातिक न्याय है वो आखिर
है क्या? तो भाई समानुपातिक न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, मेहनत, क्षमता और योगदान के अनुसार पुरस्कार या सैलरी मिलनी चाहिए। यानी कि सभी लोगों को एक जैसा देना ही न्याय नहीं है, बल्कि जिसने जितनी मेहनत करी और जितना योगदान दिया उसे उसी के अनुसार फल मिलना चाहिए। तो भाई कई लोग ये सोचते हैं कि अगर सभी लोगों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए तो वही न्याय है, लेकिन ये हमारा हमेशा सही नहीं होता। कई परिस्थितियों में सभी को अगर हम समान व्यवहार करेंगे तो ये भी हमारा अन्याय हो सकता है। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिएगा कोई विद्यालय है, उसमें परीक्षा हो रही है, तो अगर शिक्षक सभी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका देखे बिना सभी को 80-80 अंक दे दे तो क्या ये न्याय होगा? आप खुद बताइए, क्या ये न्याय होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। जिस छात्र ने जितनी ज्यादा मेहनत करी, अच्छे उत्तर लिख के बेहतर प्रदर्शन किया, उसके साथ ये अन्याय होगा। इसीलिए परीक्षा में अंक जो होते हैं वे हमेशा प्रदर्शन, मेहनत और उत्तर की गुणवत्ता के आधार पर दिए जाने चाहिए। तो यही हमारे समानुपातिक न्याय का सिद्धांत है। इसी तरीके से जो नौकरियां होती है उनमें भी जो जिम्मेदारी, कौशल और जोखिम है वो अलग अलग होता है। तो भाई इसीलिए सभी लोगों का जो वेतन है, जो सैलरी है, वो भी समान नहीं हो सकती। तो भाई जरूरी नहीं कि हर नौकरी का वेतन भी एक जैसा हो। जिस कार्य में अधिक कौशल, अधिक मेहनत और अधिक जोखिम होगा उस कार्य के लिए अधिक वेतन देना न्याय संगत भी माना जाता है। तो आप इसका एक उदाहरण ये देख सकते हैं। मान लीजिएगा एक हमारा खनिक है, एक कुशल कारीगर है और एक हमारा पुलिसकर्मी है। ये 3 लोग हैं। तो इनके जैसे जो कठिन कार्य और जो जोखिम भरे कार्य है उनके लिए ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, लेकिन कई बार उन्हें उनके काम के अनुसार उचित वेतन नहीं मिल पाता। तो ऐसी जो स्थिति है वो हमारे सामाजिक न्याय के विरुद्ध मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति को उसके योगदान के अनुसार सम्मान और जो पारिश्रमिक है वो नहीं मिल रहा होता। तो भाई इसीलिए अगर हमें हमारे समाज में न्याय को स्थापित करना है तो जो समान लोगों के साथ समान व्यवहार है और जो समानुपातिक न्याय है, ये जो दोनों है, इन दोनों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जहां पर समान व्यवहार जरूरी हो वहां पर समान व्यवहार किया जाए, और जहां योग्यता, मेहनत और योगदान के आधार पर अंतर होना चाहिए वहां उसी के अनुसार पुरस्कार दिया जाए। इन दोनों सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना ही हमारा वास्तविक सामाजिक न्याय कहलाता है। तो ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, मेहनत, क्षमता और योगदान के अनुसार पुरस्कार या जो पारिश्रमिक है वो मिलना चाहिए। तो यही था हमारा समानुपातिक न्याय। अब हम बात कर लेते हैं हमारे विशेष आवश्यकताओं के विशेष ध्यान को लेकर। तो भाई अब तक हमने समझा जो हमारे 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। पहला समान लोगों के साथ समान व्यवहार और दूसरा समानुपातिक व्यवहार। लेकिन क्या ये दोनों ही एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काफी है? तो इसका उत्तर है नहीं। समाज में हमारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सहायता की जरूरत होती है। तो इसी को ही हमारे न्याय के तीसरे सिद्धांत विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान इसमें समझेंगे। तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जो विशेष सहायता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि विशेष आवश्यकता आखिर क्यों दी जाती है। तो भाई आप मान लीजिएगा एक दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, तो सभी प्रतियोगिता को एक ही जगह से दौड़ शुरू करनी है, लेकिन उनमें से जो एक व्यक्ति है वो है दिव्यांग। तो अगर आप उससे भी वही उम्मीद करें जो कि बाकी लोगों से करते हैं तो क्या वो न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी जो परिस्थिति है उसमें उसे अतिरिक्त सुविधा देना ही वास्तविक न्याय होगा। यानी कि समाज में हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सहायता की जरूरत होती है। तो भाई इसीलिए केवल समान व्यवहार करना और योग्यता के अनुसार पुरस्कार देना काफी नहीं है। कई बार जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए अतिरिक्त सहायता देना भी हमारे न्याय का हिस्सा माना जाता है। तो भाई ये तो हमने समझा कि क्यों जो आवश्यकता है वो क्यों दी जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या जो विशेष सहायता है उसको देना हमारे समानता के खिलाफ है? तो भाई बहुत से लोगों को लगता है कि अगर किसी विशेष वर्ग को अतिरिक्त सुविधा दी जाए तो ये हमारी समानता के खिलाफ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये हमारी समानता के विरुद्ध नहीं है। विशेष सहायता का जो उद्देश्य है वो है किसी को आगे ना बढ़ाकर बल्कि दूसरों के बराबर लाना। मान लो अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है तो उसे थोड़ी अतिरिक्त मदद देना समानता को खत्म नहीं करता बल्कि वास्तविक समानता को स्थापित करता है। तो यही कारण है कि जो सिद्धांत है वो समानता का विरोधी नहीं बल्कि समानता को व्यवहार में लागू करने का माध्यम भी माना जाता है। तो भाई आप सभी जानते हो हर लोगों की जो परिस्थितियां है वे एक दूसरे से अलग होती है। कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं,
कुछ को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती और कुछ को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो अगर ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल वही व्यवहार किया जाए जो कि संपन्न और सक्षम लोगों के साथ किया जा रहा है, तो वो कभी भी बराबरी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए न्याय यही कहता है कि जिन लोगों की परिस्थितियां अलग है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए विशेष सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। यानी कि भाई ऐसे जो लोग जो कि दिव्यांग होते हैं या वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं और समाज के जो कमजोर वर्ग है वे सब शामिल होते हैं, जिन्हें की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो भाई ये जो लोग होते हैं इनको अतिरिक्त सहायता इसीलिए दी जाती है ताकि वे भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और समाज में आगे बढ़ने के समान अवसर को प्राप्त कर सके। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी को विशेष अधिकार देना नहीं बल्कि उसे समान अवसर देना होता है। तो भाई अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन की मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल पाती तो वो दूसरों के समान अवसरों का लाभ कैसे उठा पाएगा। तो यही कारण है कि जो सरकार है वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न योजनाएं चलाती है, अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे कि आप देखें, निःशुल्क छात्रवृत्ति हो गई, निःशुल्क शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य योजनाएं हो गई, दिव्यांग सहायता हो गई, वृद्धावस्था पेंशन हो गई और अन्य हमारी कल्याणकारी योजना आ जाती है। तो इन योजनाओं का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जरूरतमंद लोगों को इतना ज्यादा सक्षम बना दे कि वे समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सके। तो भारत में इसका जो उदाहरण है वो आप आरक्षण में देख सकते हैं। जैसे कि आप देखें, भारत में SC ST और जो हमारे अन्य बैकवर्ड क्लासेस होती है उन सभी को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लंबे समय तक ये जो वर्ग है ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े रहे हैं। तो अगर इन्हें कोई विशेष सहायता नहीं दी जाएगी तो ये समाज की मुख्य धारा में बराबरी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आरक्षण का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसी को भी अनुचित लाभ देना नहीं बल्कि सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना है और यही हमारे सामाजिक न्याय की भावना भी है। तो भाई ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो उसके लिए एक सिद्धांत पर्याप्त नहीं होगा। तो इसके लिए आपके 3 सिद्धांतों का संतुलन बनाना होगा। सबसे पहले समान लोगों के साथ समान व्यवहार, सेकंड योग्यता के अनुसार पुरस्कार जिसे हम समानुपातिक न्याय भी कहते हैं, और थर्ड विशेष आवश्यकताएं वाले लोगों को विशेष सहायता देना। जब सरकार और समाज तीनों सिद्धांतों का संतुलित रूप से पालन करती है तभी हमारा वास्तविक सामाजिक न्याय आता है। तो यही आपको याद रखना है, यही था हमारा विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है न्यायपूर्ण बंटवारे को लेकर। तो भाई अब तक हमने न्याय के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिए। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यायपूर्ण बंटवारा। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम समझेंगे कि समाज में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों का जो वितरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। तो सबसे पहले तो आप यही समझिएगा कि जो न्यायपूर्ण बंटवारा है वो आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स आप सभी कल्पना कीजिए कि किसी गांव में पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल ये जो सुविधाएं है ये मौजूद है। अगर ये जो सुविधाएं है ये केवल अमीरों के हाथ में रह दे और बाकी लोगों को इनका लाभ ना मिले तो क्या इसे न्याय कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जो न्यायपूर्ण बंटवारा है वो कहता है कि समाज में जितने भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो अवसर हो, सभी का निष्पक्ष तरीके से सभी लोग तक पहुंच होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल बराबर मात्रा में सब कुछ मिले, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और उसके अधिकार के अनुसार उचित हिस्सा मिले ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो आवश्यक सुविधाओं से पीछे न रहे, वंचित न रह सके। तो भाई कई लोग सोचते हैं कि अगर सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू हो जाए तो समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा हमेशा नहीं होता। मान लीजिएगा कानून तो सभी के लिए समान है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो अच्छी शिक्षा है, अच्छे अस्पताल है और रोजगार के अवसर है, जबकि बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल समान कानून होने से वास्तविक न्याय नहीं आएगा। वास्तविक सामाजिक न्याय जो है हमारा वो हमारा तभी संभव हो पाएगा जब हमारे सभी लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। तो भाई अब हम समझते हैं कि जो सरकार है उसको संसाधनों का पुनर्वितरण क्यों करना पड़ता है। तो भाई कई बार क्या होता है, जो हमारा समाज होता है ना उसमें अमीर और गरीब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा धन, जमीन और संसाधन हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि जल, भोजन, वस्त्र ये भी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसी नीतियां बनानी पड़ती है जिनकी सहायता से वे संसाधनों का पुनर्वितरण कर सकती है। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट वो ऐसी नीतियां बनाना होता है
जिससे कि अमीरों का सब कुछ ना तो छिने और गरीब और कमजोर वर्गों का जो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर है वो उनको मिल जाए। इसीलिए जो सरकार है वो कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है ताकि समाज में असमानता कम हो सके। तो जो हमारा न्यायपूर्ण समाज है वो कैसा होता है? तो स्टूडेंट, एक न्यायपूर्ण समाज केवल वही नहीं होता जहां पर लोग कानून की नजर में समान हो। वास्तविक न्यायपूर्ण समाज हमारा वो होता है जहां पर लोगों के जीवन की परिस्थितियां और अवसरों में बहुत असमानता न हो। तो हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने, अपनी शिक्षा पूरी करने, अपनी पसंद का कार्य करने और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। तो जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तभी समाज वास्तव में न्यायपूर्ण कहा जाता है। तो भाई सवाल ये भी आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर क्यों मिलना चाहिए? तो भाई इसका आंसर है प्रतिभा। आपने देखा होगा हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को गरीबी की वजह से शिक्षा ही ना मिले तो वो अपनी प्रतिभा को कैसे विकसित करेगा? तो इसीलिए न्यायपूर्ण समाज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो केवल लोगों को जीवित रखना ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार विकसित करने का अवसर देना भी है। तो जब सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सभी आवश्यक सुविधाएं मिलती है तभी वे अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और समाज के विकास में योगदान दे पाते हैं। तो भाई जो भारतीय संविधान है उसने सामाजिक न्याय के लिए क्या किया? तो भारत का जो संविधान है वो सामाजिक न्याय को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। तो इसी वजह से संविधान ने छुआछूत को समाप्त किया। समाज के उन वर्गों को जिनके साथ लंबे समय तक भेदभाव होता आ रहा है उनको समान अधिकार प्रदान किए। तो आप देखें आज हर नागरिकों को मंदिर, सार्वजनिक स्थान, नौकरियां और अन्य जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उन तक समान पहुंच का अधिकार है। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से भेदभाव न किया जाए और सभी नागरिक सम्मानपूर्ण जीवन को जी सके। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देखें अलग अलग जो राज्य है उन्होंने भूमि सुधार जैसे कदम उठाए ताकि जो भूमि और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन है वे आपस में बटे रहे और किसी के साथ ज्यादा भूमि और किसी के पास नामात्र भूमि भी ना रहे। तो भाई ओवरऑल मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है कि समाज में जितने भी हमारे संसाधन है और अवसर है उनका निष्पक्ष तरीके से वितरण हो सके। तो जब सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान सब में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तभी समाज में असमानता कम होगी और वास्तविक न्याय स्थापित होगा। तो यही हमारे न्यायपूर्ण बंटवारे का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा न्यायपूर्ण बंटवारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स के बारे में हमने हमारे संक्षेप में इससे पहले भी पढ़ा, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इनके न्याय सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जॉन रॉल्स आखिर है कौन। तो जो जॉन रॉल्स थे वे आधुनिक राजनीतिक दर्शन के एक प्रसिद्ध विचारक थे जिन्होंने कि न्याय को अपने तरीके से समझाया। तो उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को न्यायपूर्ण हम तभी कह सकते हैं जब वहां पर बनने वाले जो नियम और नीतियां है वे पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, यानी कि कानून बनाते समय किसी अमीर, शक्तिशाली या विशेष वर्ग को फायदा पहुंचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो अगर सभी लोगों को हित में ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कानून तो तभी हमारे समाज में जो वास्तविक न्याय है वो हमारा स्थापित हो पाएगा। इसी के साथ साथ इन्होंने एक सिद्धांत दिया अज्ञानता का आवरण। तो भाई ये हमारा सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो आप इसको समझिएगा ये आखिर है क्या। तो भाई आप मान लीजिएगा आपको एक नया समाज बनाना है और उसके लिए नियम बनाने हैं, लेकिन नियम बनाने से पहले आपकी जो पहचान है वो छिपा दी जाती है। यानी कि आपको ये नहीं पता होगा कि भविष्य में आप अमीर होगे या आप गरीब होगे, आप पुरुष होगे या महिला होगे, या फिर किसी ऊंची जाति में होगे या किसी वंचित वर्ग में होगे। तो जब आपको आपकी पहचान ही नहीं पता होगी तब आप एक ऐसे नियम बनाएंगे जो कि हर व्यक्ति के लिए अच्छे हो, और यही हमारे अज्ञानता के आवरण का मुख्य विचार है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अज्ञानता का जो आवरण है वो आखिर है क्या। तो भाई जो रॉल्स थे वे कहते थे कि जो प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति है वो एक ऐसा समाज सोचेगा जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जो अन्य मूलभूत सुविधाएं है वे सभी नागरिकों को मिल सके। यानी कि अगर ये सुविधाएं कुछ लोगों तक सीमित रहेगी तो समाज में असमानता बढ़ेगी। इसीलिए सरकार का कर्तव्य यही है कि हर नागरिक को कम से कम इतनी सुविधाएं जरूर मिले कि वो अपना सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। तो भाई रॉल्स ये कहते थे कि समाज के नियम बनाते समय सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए जो कि कमजोर है या वंचित है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में वे स्वयं किस परिस्थिति में होंगे। अगर भविष्य में हम गरीब, दिव्यांग या किसी वंचित वर्ग में जन्म ले तब हमें भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो इसीलिए रॉल्स कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज वही है जहां पर सबसे पहले कमजोर लोगों की भी रक्षा हो। और जो हमारा अज्ञानता का आवरण है
वो हमें बताता है कि निर्णय लेते समय केवल अपना फायदा ना देखकर बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि जो नियम हम बना रहे हैं उनसे समाज के हर व्यक्ति को लाभ होगा या नहीं। तो अगर नियम सभी लोगों के लिए समान रूप से अच्छे आए तभी वे वास्तव में न्यायपूर्ण कहलाएंगे। यानी कि अज्ञानता का जो आवरण है वो हमें निष्पक्ष और ईमानदार निर्णय लेने की शिक्षा देता है। तो उन्होंने न्याय का जो उद्देश्य बताया वो बताया कि कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण करो। यानी कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिनसे केवल समाज के हर वर्ग को लाभ मिले और विशेष रूप से कमजोर लोगों का जीवन बेहतर बने। तो यही हमारा वास्तविक सामाजिक न्याय है और यही जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक न्याय का अनुसरण। तो भाई अब तक हमने ये समझा कि न्याय क्या है और समाज में न्याय कैसे स्थापित किया जाता है। अब ये सवाल है कि आखिर सामाजिक न्याय की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता। तो अगर समाज के लोगों के सभी लोगों को बराबर अवसर और सम्मान मिल रहा है तो सामाजिक न्याय की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता, इसीलिए जो सामाजिक न्याय है उसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो भाई आप कल्पना कीजिएगा कि किसी देश में सारा धन, सारी संपत्ति, सारी शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथों में चली जाए, बाकी लोग गरीब हो जाए, उनके पास ना तो अच्छी शिक्षा हो, ना रोजगार हो और ना आगे बढ़ने का कोई अवसर। तो ऐसे समाज में जो अमीर है वो तो और ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है वे और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यही स्थिति हमारे सामाजिक न्याय के अभाव को भी दर्शाती है। इसीलिए हमें सामाजिक न्याय की जरूरत होती है ताकि समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और कोई भी केवल गरीबी या कमजोर स्थिति की वजह से पीछे न रह जाए। तो भाई एक पॉइंट ये भी आता है कि क्या सामाजिक न्याय का मतलब सभी को अमीर बनाना है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई सामाजिक न्याय का मतलब है सभी लोगों की आय, सभी लोगों की जो संपत्ति है और सभी लोगों का जो जीवन स्तर है वो समान हो जाए। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय ये नहीं कहना चाहता कि हर व्यक्ति करोड़पति बन जाए या सभी लोगों के पास बिल्कुल समान धन हो। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है केवल इतना कि समाज में कोई भी व्यक्ति इतनी ज्यादा खराब स्थिति में ना हो कि वो सम्मान पूर्वक जीवन ही ना जी सके। यानी कि हर व्यक्ति को कम से कम इतनी सुविधाएं आवश्यक मिले कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब हम बात करते हैं अमीर और गरीब के बीच जो अधिक अंतर है वो गलत क्यों है। तो भाई अगर हमारे समाज में अमीर और जो गरीब है, अमीर और गरीब इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा तो गरीब लोगों के लिए अपनी जो स्थिति है उसको सुधारना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। उन्हें ना तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, ना अच्छी नौकरी मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तो जो गरीबी है वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो ऐसा जो समाज है वो न्यायपूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए जो सरकार है वो ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिससे कि लोगों को, गरीब लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और अमीर गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो सके। तो भाई हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। लेकिन अगर किसी गरीब बच्चे को उसकी गरीबी की वजह से पढ़ाई करने का ही मौका न मिले तो उसका टैलेंट कभी सामने नहीं आएगा। तो इसीलिए सामाजिक न्याय कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिभा विकसित करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो जब सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तभी समाज वास्तव में प्रगति करता है। तो स्टूडेंट, ये तो हमने समझा कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों होती है। अब सेकंड पॉइंट आता है न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को लेकर। तो भाई अब सवाल ये है कि क्या केवल कानून बना देने से सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं। तो जब तक हर व्यक्ति के जीवन की सबसे आवश्यकताएं, सबसे जरूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक जो वास्तविक सामाजिक न्याय है वो स्थापित। तो सबसे पहला ये है कि जो हमारी न्यूनतम आवश्यकता है वे क्यों जरूरी है। तो भाई हर इंसान को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। तो ये जो बुनियादी जरूरत होती है इसमें आती है पौष्टिक भोजन, आवास, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी। आप मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है या पढ़ाई करने का अवसर नहीं है तो वो अपने अधिकारों का सही उपयोग भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो सामाजिक न्याय है वो कहता है कि हर व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं है उसको पूरा किया जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें पूरी होती है तभी वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोच सकता है और समाज की जो प्रगति है उसमें योगदान दे सकता है। अब बात आती है कि ये जो सुविधाएं है इनकी जिम्मेदारी किस पर है, इनकी व्यवस्था कौन करेगा। तो भाई इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है लोकतांत्रिक सरकार पर। तो सरकार का जो काम होता है वो केवल कानून बनाना या देश की सुरक्षा करना ही नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि हर नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी ये सभी। इसीलिए जो सरकार है वो समय समय पर अलग अलग योजनाएं चलाती है ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति इन मूलभूत सुविधाओं से
पीछे न रहे। तो भाई भारत जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में आज भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। तो जब आबादी अधिक होती है और संसाधन कम होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचना आसान नहीं होता। तो सरकार को स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार, इन सभी की व्यवस्था करने में बहुत ही ज्यादा धन और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों में सभी लोगों तक न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार लगातार योजनाओं और नीतियों की सहायता से इस दिशा में प्रयास करती रहती है। तो यही था हमारा न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है मुक्त बाजार बनाम राज्य का। तो भाई हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि जो समाज है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अनावश्यक जो सुविधाएं है वे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्या ये केवल काम मुक्त बाजार का होना चाहिए या इसमें सरकार भी हस्तक्षेप करे? तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये विवाद आखिर क्यों है। तो जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सुविधाएं अगर उपलब्ध कौन कराएगा। तो कुछ लोगों का मानना है तो अगर सब कुछ निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाएगा, उनके हवाले कर दिया जाएगा, तो काम जल्दी भी होगा और बेहतर भी होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तो गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएगा और अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएगा। तो यही कारण है कि मुक्त बाजार और राज्य के हस्तक्षेप हमेशा बहस होती रहती है। तो मुक्त बाजार के समर्थक क्या कहते हैं? तो भाई मुक्त बाजार के समर्थक कहते हैं कि लोगों को व्यापार करने, संपत्ति अर्जित करने और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उनका मानना है कि जब लोगों के बीच प्रतियोगिता होती है तो हर व्यक्ति बेहतर काम करने की कोशिश करता है। इससे नए उद्योग खुलते हैं, रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी विकसित होती है। लेकिन भाई यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि केवल मुक्त बाजार पर निर्भर रहना क्यों सही नहीं माना जाता। तो भाई कई विचारक कहते हैं कि अगर सब कुछ बाजार के भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा तो गरीब लोगों की समस्याएं कभी भी पूरी तरीके से हल नहीं होगी, क्योंकि जो निजी संस्थाएं होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लाभ, बेनिफिट कमाना। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पर ध्यान अधिक दिया जाता है जो कि पैसे देकर सुविधाएं खरीद रहे होते हैं। तो भाई अगर आप बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, तो भाई आप सभी को पता है कि पूरे देश के सभी स्कूल और जो अस्पताल है अगर वे एक निजी संस्थाओं के पास आ जाएंगे तो एक गरीब के लिए फीस भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक गरीब के लिए इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा? तो भाई उसके जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और बीमारी में वे इलाज भी नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि केवल पैसे वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी और गरीब लोग पीछे रह जाएंगे। तो भाई जो हमारा सरकार है उसका यही काम होता है, उसका यही जरूरत होती है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इनमें हस्तक्षेप करे और अपने सरकारी सुविधाओं के माध्यम से गरीब लोगों का विकास कर सके। तो इसी प्रकार से सरकार समाज में समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। तो भाई सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है राज्य की। तो जो राज्य होता है उसको ऐसे लोगों की सहायता देनी चाहिए जो कि जीवन भर पीछे रहते हैं, जैसे कि वृद्ध लोग हो गए, बीमार लोग हो गए, प्रतिस्पर्धा हो गए। तो भाई इसीलिए सामाजिक न्याय का मानना यही है कि सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की सहायता करना है जो स्वयं अपने अधिकारों और अवसरों का पूरा लाभ लें। तो यही हमारे कल्याणकारी राज्य की पहचान भी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, जिसके साथ ही हमारा सामाजिक न्याय का अनुसरण का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 था वो भी समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अध्याय रहेगा वो अध्याय नंबर 5 रहेगा, जिसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।